Hello students, today we understand class 6 science chapter 2 living organisms and their habitats। इस चैप्टर में हम जो सजीव प्राणी होते हैं उनके बारे में और उनके रहने के स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स लिव डीप इनसाइड द ओशन। दे लिव इन अ हाई माउंटेन आल्सो। दे लिव अराउंड आवर हाउस एंड इनसाइड द हाउस। However, several organisms live inside our bodies too. Plants and animals live in different places, have certain characteristics which make them different. देखो आपने देखा होगा कि हमारा जो अर्थ है प्लेनेट उस पे बहुत सारे तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। कुछ जो है वो माउंटेन पे भी रहते हैं, कुछ जो है वो घरों के अंदर रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स लिविंग बॉडीज के अंदर भी रहते हैं। उसमें से आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी प्लांट की विशेषता अलग है, एनिमल्स की विशेषता अलग है। फ्रॉम ईच अदर दे अडॉप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। वो क्या कर लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को चेंज कर लेते हैं या फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। वी विल रीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। अब इस चैप्टर में हम उन सारे कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो कि उसको डिफरेंट बनाता है किससे, नॉन लिविंग थिंग्स से। मतलब जो जो चीज़ें जीवित नहीं है उनसे किस तरीके से अलग बनाता है जीवित चीज़ों को, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वी विल आल्सो लर्न अबाउट द हैबिटेट्स एंड एडॉप्टेशन इन वेरियस लिविंग थिंग्स। अब इसके बारे में हम ये भी पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। या फिर उनके हैबिटेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ रहते हैं और किस तरीके से वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जीवित चीज़ें हैं उनकी क्या विशेषता है। तो जीवित चीज़ों में क्या क्या आएगा, जैसे प्लांट हुआ है, एनिमल्स हुए, है ना, ह्यूमन हुए, ये सब किस में आएंगे, लिविंग में आएंगे। तो सबसे पहला क्या दिया है, लिविंग थिंग्स मूव्स। हमने देखा है कि अधिकतर लगभग सारे जीवित जो चीज़ें होती है ना, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों, अपने फूड के लिए या फिर अपने सर्वाइवल के लिए। अब आप ये बोलेंगे कि प्लांट्स तो मूव करते ही नहीं है, प्लांट्स तो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। पर आपने देखा होगा कि प्लांट्स एक जगह भले ही स्थिर है पर उसकी जो ब्रांचेस है, उसकी लीव्स जो है वो तो मूवमेंट करती है ना। जब हवा चलती है तो इधर उधर बहती रहती है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करती है, मूव करती है। बट नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो मूव नहीं करती है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग हमने ले लिया है, चेयर ले लिया है ना, हाउस ले लिया। तो चेयर या फिर हाउस अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग रेस्पायर। यानी कि जो जीवित चीजें होती है वो रेस्पायर मतलब रेस्पायरेशन करती है, सांस लेती है और सांस छोड़ती है ना। चाहे वो कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, जैसे कि हम ले लेते हैं काऊ, डॉग, बफेलो, डॉल्फिन, ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब प्लांट रेस्पायर कैसे करेंगे, प्लांट में जो लीव्स होती है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा क्या करते हैं, उसमें स्टोमेटा में टीनी पोर्स होते हैं, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो वहाँ से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, और ऑक्सीजन जो कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उस टाइम पे ऑक्सीजन बनेगी, तो उसको वापस वहाँ से क्या कर देते हैं, उन पोर से, टीनी पोर से रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, टू डेमोन्स्ट्रेट डेट एक्सेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमको इसमें ये एक्टिविटी में ये बताया है कि जिस गैस को हम रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, एक्सेल करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एयर के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो वो कैसे पता चलेगा हमको, उसको देखना है हमको। मटेरियल रिक्वायर्ड लाइम वाटर, टेस्ट ट्यूब एंड स्ट्रॉ।
आपको क्या लेना है, लाइम वाटर लेना है, थोड़ा सा चूने का पानी और टेस्ट ट्यूब लेना है और एक नली लेना है। अब उसमें आपको क्या करना है, प्रोसीड्यूर, टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड प्योर सम लाइम वाटर ऑन इट। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा लाइम वाटर डालना है यानी कि चूने का पानी। प्लेस अ स्ट्रॉ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ब्लो एयर थ्रू द इनटू एंड लाइम वाटर। आपको क्या करना है कि वो जो आपने नली ली, उस नली को आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है और उसके बाद उसको एक साइड से फूंक मारना है। यू विल ऑब्जर्व द डेड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बिकम मिल्की वाइट। आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा, यानी दूध जैसा सफेद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है लिविंग थिंग्स नीड फूड। जीवित जो चीज़ें होती है उनको फूड की ज़रूरत लगती है, नॉन लिविंग को फूड की ज़रूरत नहीं लगती है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ खाते हैं, है ना, जीवित रहने के लिए। हम हुए, हम भी खाना खाते हैं जीवित रहने के लिए। प्लांट जो है, प्लांट भी अपना खुद फूड जो है वो खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अगला है लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बट जो नॉन लिविंग होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। आपने कभी बेंच को ग्रो करते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है कि एक बेंच थी, दो से एक से दो हो गए, दो से चार हो गए, इस तरीके से देखा है, कभी नहीं देखा होगा। बट जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो जैसे कि आपने क्या करा, बीज बोए, किसी भी प्लांट के सीड्स को ड्रिल करा आपने, तो वो प्लांट धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है। सेम उसी तरीके से एक बच्चा जो रहता है वो पहले तो छोटा सा रहता है, फिर धीरे धीरे करके वो एडल्ट में आता है ना, यानी कि जवान हो जाता है, और उसके बाद में वो बुजुर्ग हो जाती है। इस तरीके से बढ़ता जाता है, उसकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके छोटे से बड़े, बड़े से और बड़े, इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो ये अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि लिविंग थिंग्स जो होती है वो क्या करती है, ग्रो करती है। नेक्स्ट नंबर आता है लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जो होती है वो क्या करती है, एक दूसरे चीज़ों को देखकर रिएक्ट करती है, मतलब उसको रिस्पॉन्स देती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सी भी अच्छी खाने की चीज़ देखी, तो आपके मुंह में उसी टाइम पानी आ जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, है ना। उसी तरीके से कोई सा भी जैसे छोटा सा जानवर अगर आप देखोगे, उसको अगर जाते हो वो जाएगा और उसको आप लकड़ी से टच कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है और बिल्कुल सिकुड़ जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। उसकी आंखें जो होती है वो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डरता है आपसे, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट भी हमसे रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना होगा आपने। वो टच मी नॉट प्लांट की जैसे लीव्स को आप अगर हाथ लगा देते हो, टच करते हो, तो वो क्या होती है, मुरझा जाती है। फिर थोड़ी सी देर बाद वापस से क्या हो जाती है, वो जैसी थी वैसी वैसी हो जाती है। इसका मतलब क्या कर रही है, वो रिस्पॉन्स कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को। जैसे डायग्राम में होता रखा है अर्थवर्म, है ना, ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। देखो जैसे कि अर्थवर्म जो वो चल रहा है, उसके बाद जैसे उसको किसी ने टच करा किसी चीज़ से, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा कॉइल्ड हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से। फिर अगला हमारा आता है लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट, यानी कि जो जीवित चीज़ें जो होती है वो क्या करती है, एक्सक्रेट करती है उसके बॉडी से, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करती है, बाहर करती है। जैसे कि हमने खाना खाया, ठीक है, हम खाना खाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, वो डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी में। डाइजेस्ट होने के बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर की न्यूट्रिएंट्स है वो सारे हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, चाहे वो यूरिन के फॉर्म में हो, स्वीट के फॉर्म में हो, या फिर किसी भी फॉर्म में हो, वो हमारा वेस्ट जो है वो बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं। सेम चीज़ प्लांट के अंदर भी होती है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से बाहर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन गैस जो रहती है वो प्लांट में उसको किसी तरीके की जरूरत नहीं होती है, वो उसको रिमूव कर देता है। अगला जो हमारा है वो है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेम काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मुर्गी है ना, तो मुर्गी से क्या होगा, एक मुर्गी है तो उससे बहुत सारी मुर्गियाँ हो जाएगी। हम हैं
ह्यूमन है तो ह्यूमन से ह्यूमन ही होंगे, काऊ है तो काऊ से काऊ ही होगा, डॉग है तो डॉग से डॉग, रेट है तो रेट से रेट, डियर है तो डियर से डियर, इस तरीके से। प्लांट है तो प्लांट से प्लांट। तो ये क्या हो गया, रिप्रोड्यूस करना सेम काइंड को। अगला है हमारा लिविंग थिंग्स डाई, यानी कि जो जीवित चीजें होती है वो क्या हो जाती है, डाई यानी कि मर जाती है कुछ समय बाद। चाहे वो कोई सा भी एनिमल्स हो, ह्यूमन हो या फिर प्लांट हो। आपने देखा होगा कि ये थोड़े सालों तक तो जीवित रहते हैं, उसके बाद में मर जाते हैं, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो कभी नहीं मरती है। आपने कभी घर को मरते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। बेंच को नहीं देखा होगा। चेयर, स्टूल, कपड़े, ये सारी चीजें क्या है, ये नॉन लिविंग है, इसलिए ये कभी मरते नहीं है। अगला आता है डिड यू नो द ओल्डेस्ट लिविंग प्लांट ऑन द अर्थ आर ब्रिस्टलकॉन स्पाइन्स विच आर अबाउट 4300 ईयर ओल्ड। एक सबसे ज्यादा जो जीवित रहता है प्लांट वो है ब्रिस्टलकॉन पाइन्स। ये लगभग 4300 ईयर्स तक जीवित रह सकता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स के लिविंग थिंग्स में क्या क्या विशेषताएं हैं। अब अगला आता है हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि वो कहाँ रहता है, जहाँ पे वो रहता है उसकी जो नेचुरल उसका जो होम है वो क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट कहलाता है। तो सारे ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग अपना अपना हैबिटेट होता है। हैबिटेट टू सर्वाइव ऑर्गेनिजम्स गेट फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। अब देखो सारे ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फूड की जरूरत मिलती है होती है। और वो फूड उसको कहाँ से मिलता है, उसके सराउंडिंग यानी कि आसपास से। तो इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह पे रहते हैं, है ना। वो उनका क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। नेचुरल होम होता है जो उनका, वो उनका हैबिटेट कहलाता है। द हैबिटेट प्रोवाइड इट विथ फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड सुटेबल कंडीशन फॉर सर्वाइवल एंड ब्रीडिंग। जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट ऐसी जगह होती है जहाँ पे उनको फूड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें मिलती है। इसके साथ में शेल्टर भी मिलता है उनको, यानी कि रहने के लिए स्थान भी मिल जाता है। और सर्वाइवल प्लेस होती है ये, जो कि उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होती है। द सेम हैबिटेट में बी शेयर्ड बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एंड द प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट हैबिटेट में बी शेयर्ड बाय टाइगर्स, बियर, मंकी, इंसेक्ट, बर्ड एंड डियर। तो हैबिटेट जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि फॉरेस्ट हैबिटेट की अगर हम बात करें तो उसमें फॉरेस्ट हैबिटेट किसके लिए बेनिफिशियल है, टाइगर, बियर, मंकी, इंसेक्ट, बर्ड, डियर, इन सब के लिए। अगला जो हमारा है वो है कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। अब हैबिटेट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली जो होते हैं वो हैबिटेट के दो कंपोनेंट होते हैं। वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्लांट एंड एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर अ हैबिटेट। ये सारी चीजें मिलकर एक क्या बनाती है, हैबिटेट बनाती है। ये इसके सारे क्या कंपोनेंट्स हैं। ऑल दिस कंपोनेंट में भी पुट इनटू टू ग्रुप्स। इन सारे कंपोनेंट को दो ग्रुप में रखा जाता है। कौन कौन से है वो, बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा, इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द हैबिटेट। बायोटिक कंपोनेंट में वो सारे आ जाएंगे जो जीवित हैं, जैसे कि प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, ये सारे माइक्रोब्स हुए। और अबायोटिक कंपोनेंट में एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए ये अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ हैबिटेट, यानी कि जो हैबिटेट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो हैबिटेट हमारा वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सेकेंड है एक्वाटिक हैबिटेट, और थर्ड है एरियल और एर्बोरियल हैबिटेट, है ना। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में हम पढ़ लेते पहले। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट होता है जो कि वो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है जो कि लैंड पे रहते हो, यानी कि जमीन पे जो रहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हैबिटेट आ जाएंगे आपके, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड, हिली माउंटेन, कोस्टल एरिया, ये सारे किस में आते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। जैसे कि अब यहाँ पे कौन कौन रहता है, काऊ, मंकी, गोट, ह्यूमन, ये सारे किस में आते हैं,
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। नेक्स्ट आता है एक्वाटिक हैबिटेट। अब एक्वाटिक हैबिटेट में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो वाटर के अंदर रहते हो, हाँ, जो मेनली वाटर में रहते हो, वो क्या कहलाते हैं, एक एक्वाटिक हैबिटेट, या फिर वाटर हैबिटेट भी हम उसको कह सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे आपके रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्वेम्स, स्ट्रीम, ओशियन, ये सारे क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है। और इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, एल्गे, फिश, क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस, वेल, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट आता है एरियल और एर्बोरियल हैबिटेट। अब इसमें क्या होता है, एर्बोर मीन्स ट्रीज और इट्स ब्रांचेस। जो वर्ड एर्बोर है उसका मतलब क्या होता है, ट्रीज या फिर उसकी ब्रांचेस, ट्रीज की। एरियल और एर्बोरियल हैबिटेट डज नॉट सपोर्ट लाइफ। एर्बोरियल हैबिटेट जो होता है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, एक्चुअली नो ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट इन द एयर, although some organisms have become secondly adopted to a serial aerial existence। अब क्या होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि कोई सा भी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली मतलब हमेशा परमानेंटली एयर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि वो कब तक ऊपर के ऊपर रहेगा, जब ज़्यादा समय तो वो ऊपर के ऊपर उड़े हुए नहीं रह सकता हवा में। इसलिए the organisms that use air for their activities are known as aerial or arboreal organisms, and their habitat are called aerial habitats। Birds, bats and insects are aerial और arboreal habitats। जैसे कि सारे बर्ड्स हो गए, बेट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये सारे क्या है, एरियल और एर्बोरियल हैबिटेट में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो कुछ समय तो क्या करेंगे, आसमान में उड़ते रहते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो या तो प्लांट वगैरह पे आके बैठ जाते हैं या फिर जमीन पे आके बैठ जाते हैं, इस तरीके से। तो ये एरियल या फिर एर्बोरियल हैबिटेट होता है। तो हमने पढ़ लिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनकी क्या क्या विशेषताएं, और उसके बाद में हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया। अब आता है हमारा एडॉप्टेशन। अब कोई सा भी ऑर्गेनिजम्स कहीं पे अगर रहेगा, कोई से भी हैबिटेट में अगर रहेगा, तो वो अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट कर लेता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंड ऑन एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। देखो, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, है ना। और वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, इन सब के ऊपर। और ये सारे कंपोनेंट क्या है, अब बायोटिक कंपोनेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग अलग तरीके के हैबिटेट में रहते हैं। दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन देयर हैबिटेट सक्सेसफुली। अब उनमें क्या होता है, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनके कारण वो उस हैबिटेट में अच्छे से रह पाता है। The presence of specific features or certain habits which enables the plants or an animal to live in its habitat is called adaptation। देखो, वो फीचर जिसके कारण कोई सा भी ऑर्गेनिजम्स उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे सर्वाइव कर पाता है, वो क्या कहलाता है, उसका एडाप्टेशन कहलाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर एडॉप्टेड टू देयर हैबिटेट इन डिफरेंट वेज। इसलिए अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स ने अलग अलग तरीके के हैबिटेट में रहना सीख लिया है। एडॉप्टेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। एडॉप्टेशन जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में धीरे धीरे करके चेंज लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम से चेंज ला, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट टेक अ थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर बायोटिक फैक्टर्स ऑफ रीजन टू चेंज। ये जो है इसमें लगभग हजारों साल लग जाते हैं चेंज होने में। Those animals and the plants which cannot adapt to these changes die out and only the adapted ones survive। अब क्या होता है, इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में रोज थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। उसके हिसाब से अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो क्या होता है कि हम फिर मर जाते हैं। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल के हिसाब से चेंज नहीं हो पाते हैं, है ना, अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं धीरे धीरे करके, और वो फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है वो फिर जीवित रहते हैं। अब एडॉप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। तो सबसे पहला दिया हुआ
एडॉप्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल के द्वारा एडॉप्टेशन करना। Let us look at some habitats, the biotic factor of these habitats and the adaptation of animals and the plants in these habitats। अब कुछ बायोटिक फैक्टर बताया उन्होंने हैबिटेट के, और उसमें किस तरीके से एडॉप्टेशन होता है एनिमल्स का और प्लांट्स का, उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले क्या बताया है, अ डेजर्ट हैबिटेट। तो जो डेजर्ट हैबिटेट होता है उसमें किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो सर्वाइव करते हैं अपने आप से, उसके बारे में बताया। डेजर्ट हैबिटेट आर वेरी ड्राई प्लेस वेयर द रेनफॉल इज वेरी स्केयर, डे आर वेरी हॉट एंड नाइट आर वेरी कोल्ड। जो डेजर्ट हैबिटेट है वो क्या होते हैं, वहाँ पे लगभग सारी जगह सूखी हुई रहती है। क्यों सूखी हुई रहती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए दिन बहुत ज़्यादा ठंडा होते हैं और रात बहुत ज़्यादा, सॉरी दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है यहाँ पे। डेजर्ट एनिमल्स इन द प्लांट्स शो रिमार्केबल एडाप्टेशन टू केप विद द हाई टेम्परेचर एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्होंने क्या करा, अपने आप को उस तरीके से अडॉप्ट कर लिया जिसमें वो हाई टेम्परेचर, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और पानी की कमी भी रहती है, तो उसके कारण उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट किया है। जैसे कि एडॉप्टेशन इन प्लांट्स है ना, प्लांट में किस तरीके से एडॉप्टेड हुआ है। प्लांट्स ग्रोइंग इन द डेजर्ट आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। जो प्लांट डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज़ेरोफाइट्स कहलाते हैं। दे फेस स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड इंटेंस हीट। अब ये किस चीज़ को फेस करते हैं, एक तो पानी की कमी को और दूसरा ज़्यादा हीट को यानी कि गर्मी को। दे आल्सो शोज मेनी एडोप्टेशन टू लिव सक्सेसफुली इन द डेजर्ट। उन्होंने क्या करा, अपने आप को बहुत तरीके से एडॉप्ट कर लिया जिससे कि वो डेजर्ट एरिया में जीवित रह सकते हैं। तो सबसे पहला क्या बताया उसने, द लीव्स इन ज़ेरोफाइट्स आर अदर absent वेरी स्मॉल और मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। देखो क्या होता है कि जो ज़ेरोफाइट्स रहते हैं उनमें लीव्स, किसी किसी प्लांट में तो लीव्स बिल्कुल absent रहती है ना, होती ही नहीं है, और किसी किसी में बहुत छोटी होती है और किसी किसी में किस तरीके से मॉडिफाइड रहती है वो स्पाइंस में। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें वाटर जो है वो कम से कम रिड्यूस होगा। इसलिए ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कौन सी, जिसमें एक्स्ट्रा वाटर जो बाहर हो जाता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में, वो प्रोसेस। ज़ेरोफाइट्स हैव थिक फ्लैशी एंड लिव लाइक द स्टेम्स एज इन कैक्टस। और जियोफाइट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं है ना, और उनकी जो लीफ जो होती है वो कैसी रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा कैक्टस की लीफ, उस तरीके की लीफ और स्टेम रहती है उनमें। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम। इसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जहाँ पे फूड बनता है वो किसके द्वारा की जाती है, कंप्लीट स्टेम के द्वारा। द प्लांट विच हैव ग्रीन फ्लेशी स्टेम आर कॉल्ड सुलेंट्स। जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं है ना, और उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, वो क्या कहलाते हैं, स्कूलेंट्स। The stem are covered with a thick waxy layers which help to retain water। अब जो स्टेम होती है वो मोटी होती है और उस पर एक वैक्सी लेयर होती है जिसके कारण क्या होता है, पानी कम से कम ट्रांसफर होता है। Most xerophytes have roots that do go very deep into the soil for absorbing water। लगभग सारे xerophytes प्लांट जो होते हैं उनमें रूट होती है और वो रूट गहराई तक जाती है और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। Some desert plants complete their life cycles within a period of 6 to 8 weeks to avoid harsh dry seasons। Such plants are called ephemerals। देखो क्या होता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो मतलब 6 से 7 वीक के अंदर ही क्या कर लेते हैं, अपने आप को ड्राई सीजन के अकॉर्डिंगली एडॉप्ट कर लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं, एम्फेमल्स।
जैसे कि अकेशिया, एर्गेमोन, ये जो है ये प्लांट्स हैं एफेमरल्स। अब नेक्स्ट आता है, ये तो प्लांट के हो गया कि जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज़ेरोफाइट्स कहलाते हैं, है ना। तो वो किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरीके से एडॉप्टेशन होता है। द केमल इन द मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट। केमल जो है वो क्या है, बहुत ही जरूरी जानवर है डेजर्ट का, है ना। इट शोज मेरी एडॉप्टेशन डेट अनेबल इट टू लिव सक्सेसफुली इन द डेजर्ट। ये क्या करता है, अपने आप को बहुत ही अलग तरीके से अडॉप्ट कर लेता है, जिसके कारण ये यहाँ पे आसानी से जीवित रह सकता है। केमल यानी कि ऊंट। द केमल हैज अ लॉन्ग लेग्स विच हेल्प इट टू कीप इट्स बॉडी मच अबोव द बर्निंग सेंट्स। अब इसमें आपने देखा होगा कि केमल के जो पैर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। क्यों बड़े रहते हैं पता है, ताकि उसकी जो बॉडी जो है वो सेंट से दूर रह सके, क्योंकि गर्म क्या रहती है, सेंट रहती है, बहुत ज़्यादा रेत जो रहती है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, इसलिए वो अपनी बॉडी को दूर रखता है। किसकी हेल्प से, उसके लेग्स की हेल्प से, पैर की हेल्प से। द केमल एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, इट्स डंग इज ड्राई एंड इट डज नॉट स्वीट। देखो अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एडाप्टेशन केमल में, वो ये है कि एक तो उसको यूरिन बहुत कम आती है, यानी कि टॉयलेट बहुत कम आती है। दूसरा, उसका डंग जो रहता है वो ड्राई यानी कि सूखा हुआ रहता है ना। फिर उसको पसीना नहीं होता है बिल्कुल भी। सिंस द केमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी, इट कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। इसलिए इस कंडीशन में उसकी बॉडी से वाटर जो है वो लॉस कम होगा, तो वो क्या करता है, बहुत दिनों तक जीवित रह पाता है बिना पानी के भी। ओनली अ फ्यू प्लांट्स ग्रोज इन द डेजर्ट। डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में कुछ ही प्लांट ग्रो करते हैं। व्हेन द फूड इज अवेलेबल द केमल ईट्स प्लेंटी ऑफ इट। जब फूड उसको अवेलेबल होता है, भोजन जब उसको मिलता है, तो वो बहुत सारा एक ही बार में खा लेता है। इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड इन द हम्प एज अ फैट। अब ये जो केमल जो रहता है ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा फूड रहता है उसको कहाँ पे, उसके हम्प पे, जो आपने देखा होगा उसकी पीठ पे जो हम्प रहता है उसमें वो फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इट यूजेज दिस फैट व्हेन द फूड इज स्केयर। इस फैट को वो कब यूज में लेता है, जब उसको भोजन की जरूरत होती है या फिर उसको जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तब। दस ए केमल के लिव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज। इसलिए केमल बिना फूड के भी बहुत सारे दिन तक जीवित रह सकता है। द केमल हैज पेडेड फीट, दे डू नॉट सिंक इन द सॉफ्ट सैंड। अब उसके जो पैर जो होते हैं कहते हैं पेडेड रहते हैं, है ना, जिसके कारण वो जो सैंड रहती है उसमें आसानी से चल पाता है, फिसलता नहीं है। द केमल कैन राइज इट्स बॉडी टेम्परेचर एज मच एज 5 डिग्री सेल्सियस व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई। क्या करता है केमल जो है वो, जब मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो तो वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना कर लेता है, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दिस रिड्यूस स्वेटिंग फ्रॉम द बॉडी एंड हेल्प्स टू कंजर्व वाटर। उस टाइम पे वो क्या करता है, अपनी बॉडी से मतलब जो पसीने की जो प्रोसेस होती है ना, स्वेटिंग, उसको भी वो क्या कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण वाटर जो है वो कम से कम यूज में लिया जाता है उसके बॉडी के द्वारा। तो ये तो हो गया केमल्स के द्वारा एडोप्टेशन। अगला जो हमारा आता है वो कुछ और भी ममल्स होते हैं उनके द्वारा भी एडोप्टेशन कर लिया जाता है। वो किस तरीके से होगा वो ये नीचे बताया है। लेट अस लर्न अबाउट सम अदर एनिमल्स विच आर फाउंड इन द डेजर्ट, दे आल्सो शोन सम काइंड्स ऑफ एडोप्टेशन। अब हम कुछ और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो कि डेजर्ट में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है। फर्स्ट है मेनी स्मॉल एनिमल्स लाइक द फेनेक फॉक्स, जैसे कि फेनेक फॉक्स हुआ या फिर जर्बोस, हैव बिग ईयर्स। इनके जो कान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं कान। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस फॉर हीट टू escape फ्रॉम इट्स द सेम वे दैट शॉप कूल्स क्विकर ऑन अ प्लेट्स देन अ मग। देखो इसलिए इन्होंने, इसलिए इनके जो कान जो है वो बड़ा कर लिए ताकि इनको जो हीट जो होती है उससे सुरक्षा मिल सके, है ना।
जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सी भी चीज़ जो ली ठंडी करने के लिए, वो कप में ली, तो कप में थोड़ी सी धीरे ठंडी होती है क्योंकि कप के सरफेस कम होती है। और उसके बाद प्लेट में अगर उसी चीज़ को आप ठंडा करोगे तो वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लेट की सरफेस चौड़ी होती है या फिर ज़्यादा होती है, इसलिए। द साइड विंटर स्नेक्स काइंड्स itself alone. Only a very few small parts of its body touches the burning sands at the at any one time. Animals like the, अब क्या होता है, साइड विंडर जो होता है स्नेक, इसने भी अपने आप के बॉडी को इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया कि कुछ ही समय के लिए उसकी बॉडी जो रहेगी वो सेंट से टच होगी, बाकी फिर वो ऊपर उठा के रखता है उसको। फिर एनिमल्स लाइक द गार्बिल, एनिमल जैसे कि गार्बिल हो गया, हेड होंग हो गया, ये क्या करते हैं, कम आउट फ्रॉम हेयर बोरोज अर्ली एट नाइट व्हेन इट इज अ कूलर। ये रात में तभी बाहर निकलते अपने बिल से जब पूरा मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है उसके बाद में। अगला जो आता है वो माउंटेन हैबिटेट। माउंटेन हैबिटेट कौन सा, जो माउंटेन रीजन वाला जो एरिया होता है वहाँ का जो हैबिटेट रहता है वो कैसा रहता है, माउंटेन हैबिटेट। माउंटेन हैबिटेट आर रॉकी एंड वेरी कोल्ड। माउंटेन हैबिटेट जो होता है वो कैसे, पत्थरों वाला जो एरिया रहता है, चट्टानें बड़ी बड़ी वो, और यहाँ पे जो एरिया रहता है वो बहुत ठंडा रहता है। दिस रीजन्स ऑब्टेन एक्सपीरियंस स्नो इन अ विंटर। यहाँ पे जब विंटर सीजन आता है, ठंड का सीजन आता है, उस टाइम पे बर्फ की बारिश होती है। A large variety of the plants and animals are found in this region. इस एरिया में भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। Let us learn how these plants and animals have adapted themselves in this region. अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उन्होंने अपने आप को किस तरीके से एडॉप्ट कर लिया है। तो आता है हमारा एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से एडॉप्टेशन होता है। ट्रीज ग्रोविंग ऑन द माउंटेन इन द हिल्स आर यूजुअली टाल एंड स्ट्रेट। जो माउंटेन या फिर हिली रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो लगभग टाल यानी कि लंबे होते हैं और स्ट्रेट यानी कि सीधे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कोन शेप्ड। अधिकतर उसमें कैसे होते हैं, कोनिकल शेप में होते हैं, यानी कि आपने कोन देखा होगा, है ना। तो कोन कैसा रहता है, ऊपर से बिल्कुल पतला रहता है और नीचे से जाते जाते मोटा होता जाता है। दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। इसकी जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस यानी कि जो डालियाँ होती है वो कैसी होती है, स्लोपिंग होती है। द नीडल लाइक लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर कॉल्ड पाइन्स। और इनकी जो पत्तियां जो होती है वो कैसी रहती है, क्या कहा जाता है, पाइन्स कहा जाता है। द पाइन्स हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। ये जो पाइन्स होती है ये किस चीज़ में हेल्प करती है, ताकि जो रेन वाटर हुआ, बारिश का पानी हुआ या फिर बर्फ हुई, वो ताकि उसके ऊपर जैसे ही गिरे फिसल के नीचे चली जाए, इसलिए। दिस ट्रीज डेट ग्रो इन दिस रीजन्स आर कॉल्ड कोनिफर्स। यहाँ पे जो ट्रीज ग्रो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोनिफर्स कहा जाता है। They do not bear flowers and flowers cannot survive in such extreme cold climate. इन पे फूल नहीं होते हैं क्योंकि इस तरीके के कोल्ड क्लाइमेट में फूल वाले जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए। इंस्टेड दे बियर कॉर्न्स। उसकी जगह पे इन पे कॉर्न होते हैं, विच प्रोड्यूस सीड्स, जिससे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। सम कॉमन ट्रीज ऑफ माउंटेन रीजन्स आर पाइन, स्प्रूस, ड्यूरर एंड केडर। ये जो है ये कुछ प्लांट्स के नाम बताए, जैसे कि पाइन हुआ, स्प्रूस हुआ, ड्योडर, केडर, ये सारे क्या है, माउंटेन या फिर हिली रीजन के प्लांट्स हैं। डिड यू नो baobab trees in the East Africa desert have massive trunk up to 9 meters long across to store water. The baobab trees can store as much as 1000 liters of water. This water is useful for animals in dry season. देखो यहाँ पे baobab नाम का एक ट्री होता है ईस्ट अफ्रीका में, जो कि डेजर्ट का है ना। इसमें लगभग 9 मीटर की मेसिव ट्रंक होती है,
जो कि क्या करती है, लगभग 1000 लीटर वाटर को एक बार में एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि किसके लिए यूजेबल होता है, जो एनिमल्स वहां पे रहते हैं उनके लिए। एडॉप्टेशन इन एनिमल्स, अब यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं इन्होंने अपने आप को किस तरीके से एडॉप्ट कर लिया। हमने बात तो कर ली कि यहाँ पे क्या होता है, पानी ज़्यादा गिरता है या फिर बर्फ ज़्यादा गिरता है, तो इन्होंने क्या करा, अपने आप को उस तरीके से एडॉप्ट कर लिया कि इनकी बॉडी पे फर, यानी कि जो बाल जो है वो ज़्यादा ग्रो कर लिए उन्होंने, जिससे क्या होगा, इनको ठंड कम से कम लगेगी। और इनका जो कलर जो होता है वो डार्क कलर नहीं होता है, लाइट कलर होता है। क्यों लाइट कलर इसलिए होता है, ताकि वो जो एक तो स्नो का कलर भी कैसा होता है, लाइट होता है, वाइट, है ना, इसलिए इन्होंने उनके बॉडी का भी कलर कैसे कर लिया, लाइट कलर कर लिया, ताकि ये अब इजीली वहां पे छुप के रह सके। अब अगला जो हमारा आता है वो ग्रासलैंड हैबिटेट, यानी कि जो घास वाला जो एरिया है, जो जमीन पे जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, ग्रासलैंड हैबिटेट कहलाता है। ग्रासलैंड आर फाउंड इन अ हॉट ड्राई कंट्रीज। ग्रासलैंड कहाँ पे पाया जाएगा, हॉट या फिर ड्राई कंट्रीज में पाया जाएगा। द मेन ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेराइज, है ना, जो मेन ग्रासलैंड है वो क्या है, प्रेराई है। जैसे कि वो कहाँ, प्रेराई क्या है, एक तरीके का ग्रासलैंड ही होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपर्स एशिया रशिया, स्टेपर्स कहाँ पे, एशिया और रशिया में। पेम्पास साउथ अमेरिका, सावना एंड वेल्स ये अफ्रीका, एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, जो ग्रासलैंड है उसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पर। These grassland are homes to large varieties of the land wild animals. These animals are well adapted in this grassland. ये जो है ग्रासलैंड, ये सारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए घर होता है और ये अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम एडाप्टेशंस विच हेल्प एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रासलैंड वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लायन और डियर दोनों ही कहाँ रहते हैं, ग्रासलैंड या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रहते हैं। इसलिए अब इसमें लायन क्या है, प्रेडेटर है ना, शिकार करने वाला है। और जो डियर जो है वो क्या है, प्रे है, यानी कि उसका शिकार होता है। ठीक है, तो अब इन्होंने इसमें लायन और डियर दोनों ने अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट किया है वो बताया। जैसे कि लायन का कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है लगभग। तो वो उसने इस तरीके का कलर इसलिए कर लिया ताकि जो बड़ी बड़ी जो घासें रहती है ना, उसके अंदर वो आसानी से छुप सके और शिकार कर सके। दूसरा ये कि उसकी आंखें जो रहती है वो बिल्कुल फ्रंट पे रहती है, ताकि वो जो उसका जो शिकार जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके और करेक्ट आइडिया लगाकर शिकार कर सके। फिर अगर हम बात करें तो ये इस तरीके के जो फीचर्स रहते हैं ये लायन को बिल्कुल हेल्प करते हैं शिकार करने के लिए। अब इसमें जो डियर जो रहती है उसने अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर लिया, जैसे कि उसकी जो पैर जो रहते हैं वो बिल्कुल पतले पतले रहते हैं, जिसके कारण वो बहुत स्पीड से दौड़ पाते हैं। और दूसरा ये कि उसके जो कान जो रहते हैं वो बिल्कुल खड़े रहते हैं, जिससे कि वो साउंड सुन सके कि अपना जो इसका जो शिकारी जो है वो किधर है और भाग सके ताकि वो वहां से। दूसरा ये कि इसकी जो आंखें जो रहती है वो साइड में रहती है फेस में। क्यों साइड में रहती है, ताकि वो सभी दूर का देख सके और वहां से भाग सके ताकि उसको कोई मारे नहीं। इस तरीके से कुछ एनिमल्स जो जैसे कि झेबरा हुआ है उन्होंने भी अपने आप को इसी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। ये सारे क्या ग्रासलैंड वाले हैबिटेट के एनिमल्स है। आता है ओशियन एज हैबिटेट। अब ओशियन यानी कि जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है ना, वहाँ के जो एनिमल्स रहते हैं उनका एडॉप्टेशन किस तरीके का है। देखो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, अपने गिल्स उन्होंने क्या कर लिया, गिल्स से ब्रीथिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन रहता है प्रेजेंट। बट कुछ एनिमल्स जिनमें लंग्स नहीं होते हैं वो किससे करते हैं रेस्पिरेशन, गिल्स से करते हैं, है ना। जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वो गिल की हेल्प से रेस्पिरेशन में यूज में लेते हैं। ये क्या करते हैं, जब वाटर जो है वो मुंह के अंदर ले जाते हैं और उसके अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो गिल की हेल्प से उसके बॉडी में ब्लड के साथ में चली जाती है और वापिस वाटर जो है वो वापस से बाहर की साइड में निकाल देती है।
तो ये तो क्या हो गया, गिल की हेल्प से। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं वाटर में जो कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है उससे रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, है ना, उनमें लंग्स होते हैं। जैसे कि डॉल्फिन, डॉल्फिन में क्या रहता है, वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे ब्रीथिंग नहीं करती, वो क्या करती है हर थोड़े थोड़े टाइम में बाहर आती है वाटर से, ताकि वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वो ले सके और उससे रेस्पिरेशन कर सके। इस तरीके से बहुत सारे जो एनिमल्स है उनमें सब में अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस या फिर सॉरी एडॉप्टेशन होता है जिससे कि वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। अब स्ट्रेंज एडॉप्टेशन इन अ डीप वाटर फिश। तो फर्स्ट आता है एंगलर फिश। एंगलर फिश क्या करती है, एंगलर फिश लिव डीप डाउन इन द ओशन वेयर इज अ पिच डार्क। ये कहाँ पे रहती है, बहुत मतलब समुद्र के बहुत ज़्यादा गहराई में रहती है, जहाँ का कलर पे पूरा कैसा रहता है, डार्क रहता है। दे ल्योर्स द प्रे इनटू देयर माउथ यूजिंग अ स्पेशल फिशिंग रोड लाइक विथ अ लाइट एट इट्स टिप। देखो उनमें क्या रहता है, एक उसके ल्योर पे एक प्रे रहता है ना, वो कहाँ रहता है, उसके मुंह पे रहता है, जिससे कि उसके ऊपर एक लाइट जैसा बिल्कुल चमकता रहता है, क्योंकि वो वहाँ पे गहराई में रहती है, अंधेरा ज़्यादा रहता है वहाँ पे, मतलब दिखाई बहुत कम देता है, तो ये लाइट जैसा जो रहता है जिसको फिशिंग रोड कहा जाता है ना, ये इसकी हेल्प से क्या करती है, उसके आगे का जो है वो देख पाती है, क्योंकि इससे बिल्कुल उसको अंधेरा दिखाई नहीं देता है। फिर अगला आता है फ्लैश लाइट फिश। अब फ्लैश लाइट फिश, आपने फ्लैश लाइट का तो नाम सुना ही होगा, है ना। तो फ्लैश लाइट कैसा होता है, फ्लैश लाइट फिश हैव लाइट organs मेड बाय द बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया विच शाइन लाइक द हेडलाइट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। इसमें जो फ्लैश लाइट फिश है इसमें एक लाइट ऑर्गन होता है जो कि किससे बनता है, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया से बनता है। और ये कैसे शाइन करता है, जैसे कि आपने देखा होगा हेडलाइट होती, गाड़ियों में हेडलाइट नहीं होती, सेम वैसे वैसा वर्क करता है। द फिश कैन सडनली पुट ऑफ दिस लाइट्स एंड एक्सचेंज डायरेक्शन इन अ डार्क टू कन्फ्यूज प्रेडेटर। अब क्या करता है, ये जो फिश होती है ये क्या करती है, उस हेडलाइट, ये जो लाइट होती है फ्लैश लाइट, इसको बंद भी कर लेती है और चालू भी कर लेती है। बंद कब करती है, जब उसका मान लो अगर कोई शिकार करने आता है कोई सा दूसरा एनिमल, तो उस टाइम पे वो क्या करती है, उस लाइट को बंद कर देती है और बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर लेती है ताकि सामने वाले को पता नहीं चले, और फिर से वापस चालू कर लेती है। अब अगला है वाइपर फिश। वाइपर फिश शाइन इन द डार्क। ये क्या कहती है, जब जो अंधेरा जहाँ पे रहता है वहाँ पे बिल्कुल चमकती है। थाउजेंड्स ऑफ द मीटर्स डाउन से लुक लाइक अ जेट एयरलाइनर एट अ नाइट। रात में कैसे दिखाई देती है, जैसे जेट एयरलाइनर विथ रॉस ऑफ लाइट्स अलोंग देयर बॉडीज। उनके बॉडी पे लाइनें बनी हुई रहती है, बिल्कुल वो चमकती है लाइनें। अगला आता है हेडसेट फिश। हेडसेट फिश हैव जियांट्स eyeballs that joins upwards so that they can see the prey into below the silhouettes against the surface। अब इसमें क्या होता है कि ये जो फिश होती है हेडसेट फिश, इसमें क्या होता है, जियांट आईबाल्स होता है ना। ये क्या होते हैं, पॉइंट जैसे होते हैं ऊपर उसके, और इसके कारण ये क्या कर पाती है, उसकी जो सरफेस जो होती है, जिस सरफेस में वो चल रही है या फिर सर्वाइव कर रही है, वहाँ के सरफेस को वो इजीली देख पाती है और अपने जो शिकारी जो होते हैं उनसे बच सकती है। पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स और लेक्स में किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एडाप्टेशन करते हैं वो। Many kinds of the plants growing in the ponds, lakes and the rivers are called hydrophytes। अधिकतर जो प्लांट्स ponds और रिवर और लेक्स में ग्रो करते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दिस प्लांट्स डिफर फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लांट इन मेनी वेज। ये जो प्लांट्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स से अलग होते हैं बहुत सारे तरीकों में। तो इसमें सबसे पहले बताया है द रूट ऑफ सम प्लांट्स, सॉरी वाटर प्लांट्स आर इन द सोइल बिलो द वाटर।
कुछ प्लांट्स की जो रूट होती है, जो वाटर के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर चली जाती है। कौन सी सॉइल? जो वाटर के नीचे जो सॉइल है उसमें। दिस रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज इन कंपेरिजन टू द रूट्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये जो रूट होती है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट की रूट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस रूट इज टू नॉट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर बट टू होल्ड द प्लांट इन अ प्लेस। ये जो रूट होती है इस रूट का मेन फंक्शन ये नहीं होता है कि वो उसके लिए क्या करे, वाटर एब्जॉर्ब करे या फिर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करे। यहाँ पे ये जो रूट है इसका मेन फंक्शन ये है कि वो उस प्लांट को उस प्लेस पे होल्ड कर सके, यानी कि स्थिर रख सके। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, hollow and light which help the leaves to flow and flowers float on the surface of the water। क्या होता है यहाँ पे जो स्टेम होती है, इस प्लांट की जो स्टेम होती है वो बिल्कुल पतली होती है, लंबी होती है और बिल्कुल हल्की सी होती है, ताकि वो लीव्स को और फ्लावर को क्या कर सके, फ्लोटिंग करवा सके, यानी पानी पे तैरने में मदद कर सकें। द लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। यहाँ पे इसमें जो लीव्स होती है उसमें स्टोमेटा अपर सरफेस में होता है। द लीव्स हैव द स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। लोटस और वाटर लिली ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा सब एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। कुछ एक्वाटिक प्लांट जो रहते हैं वो पानी में ऊपर के सरफेस की तरह ऊपर तैरते रहते हैं। पानी के सरफेस में आपने देखा होगा ऊपर ही जो तैरते रहते हैं वो प्लांट्स। दिस प्लांट्स आर यूजुअली स्मॉल एंड वेरी ड्राई लाइट। ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। दे हैव स्पंजी एयर फिल्ड स्ट्रक्चर दैट मेक देम लाइट। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर शॉर्ट एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। इन प्लांट की स्टेम छोटी होती है और रूट जो होती है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। देयर लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम ब्लॉकिंग स्टोमेटा। इसमें वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स के जैसी एक कोट होती है, लेयर होती है उसके ऊपर लीव्स पे, जो कि क्या करती है उसको प्रिवेंट करती है वाटर से, जिससे कि स्टोमेटा जो है वो ब्लॉक नहीं हो सके। जैसे बॉलपेया ये क्या है, डकवीड है ना, एंड वाटर हाइजिंथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। और वाटर हाइजिंथ भी क्या है, एक्वाटिक प्लांट का ही एग्जाम्पल है। अगला हमारा आता है देयर आर सम एक्वाटिक प्लांट्स दैट आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ऑल द पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर। अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पूरे किसके अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, है ना। इसमें इनका जो कुछ हिस्सा जो रहता है वो पानी के अंदर भी ग्रो करता है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स हैव नो स्टोमेटा। इस तरीके की प्लांट्स में लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू देयर सरफेस। इसमें जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है ये इनकी सरफेस पे होता है। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। इसमें जो पत्तियां जो होती है वो कैसी रहती है, नेरो, या फिर हम बोले तो छोटी छोटी रिबन जैसी पत्तियां होती है इसमें। दिस कैन बेंट इन द फॉलोइंग वाटर flowing water. Hydrilla and Vallisneria are the example of such plants. Hydrilla और Venice examples हैं इस तरीके के प्लांट के। In some plants, leaves are highly divided into which allows the water to flow without damaging them. अब कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो उस तरीके से डिवाइड हो जाती है जिससे कि क्या होगा, जब पानी जो है वो फ्लो करेगा तो उसमें किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा उसका। सब एनिमल्स सच एज फ्रॉग आर आल्सो फाउंड इन पॉन्ड्स। द मेन एडाप्टेशन इन फ्रॉग आर इज फॉलो। अब देखो फ्रॉग क्या है, एम्फीबियंस है ना। अब इसमें क्या रहता है, इसने इसको किस तरीके से अडॉप्ट कर लिया कि ये जब पानी में रहता है तब किससे, इसके स्किन के ऊपर छोटे छोटे छेद रहते हैं, उससे ये ब्रीथिंग करता है। और जब पानी के बाहर जब रहता है तब किससे, लंग से ब्रीथिंग करता है। इसने दोनों तरफ से एडॉप्ट कर लिया उसने अपने आप को। अब सम मोर एडाप्टेशन इन एनिमल्स। अब कुछ और एडाप्टेशन जो कि एनिमल्स के अंदर हुए वो ये हैं।
in addition to these adaptations, some more adaptation can be observed in many animals. अब इसके अलावा कुछ और एडाप्टेशन है जो कि हम बहुत सारे जानवरों में देख सकते हैं. The chameleon lives on the trees and it's surrounded by many predators. अब ये जो chameleon जो है ये कहाँ पे रहता है? ट्रीज के ऊपर रहता है और उसके आसपास इसके बहुत सारे एनिमीज रहते हैं जो कि इसके शिकार करने के लिए तैयार होता है ना. ये डायग्राम में जो दे रखा है ये can use its two eyes to look in a two different direction at a time. ये क्या करता है, अपनी जो दो आंखें होती है उन आंखों को उस तरीके से यूज में लेता है जिससे कि वो एक ही बार में दो अलग अलग डायरेक्शन में देख पाता है. जैसे हम देखते हैं तो हम एक बार में एक ही डायरेक्शन में देख पाते हैं, पर ये एक ही बार में दो अलग अलग डायरेक्शन में देख लेता है. इट कैन लुक फॉरवर्ड विथ वन आई एंड बैकवर्ड विद द अदर. ये एक आंख से आगे की तरफ देख लेता है और दूसरी आंख से पीछे की तरफ देख लेता है. दस इट कैन escapes फ्रॉम इट्स प्रेडेटर क्विकली. और उसको अगर लगता है कि उसका शिकारी जो है वो अगर उसके आसपास है तो वो फटाक से वहां से निकल लेता है. Moreover, it can change its color to match the surrounding. दूसरा इसमें भी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये क्या करता है कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेता है. अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर कर लेता है बॉडी का, ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर कर लेता है, जैसा कलर होगा सराउंडिंग का वैसा कलर ही कर लेता है. द लॉन्ग स्टिकी टंग्स ऑफ द चेलेमियंस हेल्प्स इट टू कैच प्रे फ्रॉम द डिस्टेंस. इसमें इसकी जो जीवान जो होती है वो लंबी होती है जिसके कारण ये क्या करता है अपने शिकार को दूर से ही कैच कर लेता है. अगला जो है वो क्या है, मॉस्किटोस. मॉस्किटोज एंड लीचेस आर ब्लड शकिंग एनिमल्स. आपने देखा होगा मच्छर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारा ब्लड जो है उसको चूसते हैं. दे फीड ऑन द ब्लड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ये किसके ऊपर जीवित रहते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स के ब्लड के ऊपर. मॉस्किटोज एवर लॉन्ग नीडेड लाइक माउथ अपार्ट called the proboscis to prick the skins and suck the bloods. अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा इसकी बिल्कुल आगे की साइड क्या होते हैं, नीडल लाइक, लॉन्ग नीडल लाइक माउथ होता है इसका आगे से, और उसमें उसके जो पार्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोबोसिस कहलाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है स्किन के अंदर छेद करके वहां से ब्लड चूस लेता है. सिमिलरली लीचेस हैव शकर्स इन देयर माउथ टू शक ब्लड. उसी तरीके से जो लीचेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, शक्कर होता है उसके माउथ पे जिससे वो ब्लड को चूस सकता है. अगला है मेनी पैरासाइट सच एज हॉकवर्म एंड टेपवर्म्स लिव्स इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स. अब कुछ एनिमल्स जैसे कि हॉकवर्म और टेपवर्म ये किसी ऑर्गेनिजम्स या फिर किसी भी एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. इसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल है, हमारी बॉडी के अंदर भी ये हो सकते हैं. दे फीड ऑन द डाइजेस्टेड फूड ऑफ देयर होस्ट. ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उस फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं. सो दे डू नॉट हैव प्रॉपर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. इसलिए इनके इसमें प्रॉपर डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होता है क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड है उसी को यूज में ले लेता है. अ पेंगुइन हैज विंग्स बट कैन नॉट फ्लाई. पेंगुइन जो है वो ऐसा बर्ड है जिसमें विंग्स होते हैं पर फिर भी वो फ्लाई नहीं कर पाता है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स अमोंग बर्ड्स. ये बर्ड्स में सबसे बेस्ट स्विमर्स है, यानी कि सबसे अच्छा तैरता है सारे बर्ड्स में. तो ये जो चैप्टर था हमारा सेकेंड चैप्टर ये यहीं पे पूरा होता है.